जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त को करंट अफेयर्स के जो भी बिंदु हैं जो हमारी परीक्षाओं में संभावित आ सकते हैं उन पे हम बारी बारी से बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार आने वाली परीक्षाओं के प्रश्न हो सकते हैं। रोज़ यही कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना होता है कि आप अवेयर रहें और हर बिंदु को ध्यान से देखते हुए पढ़ते हुए चलें। ठीक है, अगर आप इन बिंदुओं को डेली देखते चलेंगे तो आप वीकली वाला आसानी से तैयार कर लेंगे और वीकली वाला आप आसानी से मंथली तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई जो हमें परीक्षाओं में आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल के सेशन का जवाब दे दीजिए। पहले कल हमने आपसे सवाल पूछा था जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम किस देश में रहते हैं। हमने संख्या के आधार पर नहीं पूछा है। जिन लोगों ने जवाब दिया है, कोई पाकिस्तान बोला है तो कोई भारत बोला है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम भारत में रहते हैं, बिल्कुल सत्य है, लेकिन प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया की है। कहाँ की है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता। चलिए आज का पहला है एपिडा, APEDA, दैट्स एपिडा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ये कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों के तालमेल बनाने के लिए AFC इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों में समन्वय बनाने के लिए पारस्परिक रूप से काम करके उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात के अध्यक्ष हैं दिवाकर नाथ मिश्रा और AFC इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं B गणेशन। कौन है? B गणेशन। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें सवाल कहाँ से बनेगा, तो आपसे सवाल ये पूछेगा कृषि के उत्थान हेतु किस एक संस्था ने प्रयास किए हैं, तो वो किए हैं एपिडा ने। किसके साथ मिलकर के? AFC के साथ मिलकर। ठीक, ये था हमारा। और ये हो सकता है कि इसके एपिडा के अध्यक्ष कौन है? दिवाकर नाथ मिश्रा। AFC के इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं B गणेशन। तीनों प्रश्न बन सकते हैं। अगला बिंदु है 600 टेस्ट विकेट्स। जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। अब वह 3 स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। यानी अनिल कुंबले भी इस बंच में शामिल हैं। एक मुथैया मुरलीधरन हो गए, एक हो गए शेन वॉर्न, एक हो गए अनिल कुंबले। ठीक है, तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के। ठीक है, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, दैट इज NEGID। ठीक, क्या है देखते हैं। NEGED ने CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ने CSC कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। देखिए सवाल कहाँ से बनेगा और कहे इस साझेदारी का उद्देश्य यहाँ से बनेगा सवाल। 3.75 लाख CSC के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाना है। तो उमंग सेवाओं के लिए 3.7 लाख नेटवर्क धारकों को सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक, यस। नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 में शीर्ष स्थान पर है। नंबर 1 पे कौन है निर्यात में? गुजरात। नंबर 2 महाराष्ट्र। नंबर 3 तमिलनाडु। अब देखो भाई,
तमिलनाडु के बारे में पूछा गया। तमिलनाडु के बारे में हम आपसे कई बार बता चुके हैं। हल्दी संवर्धन संस्थान कहाँ पर, नोट कर लिए, पेपर में आएगा। हल्दी संवर्धन संस्थान कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में। नंबर 2, तमिलनाडु अभी तक भारत में सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता था गुजरात में, अब तमिलनाडु ने उसे पीछे छोड़ दिया, यानी समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो गया? तमिलनाडु, जो अभी तक कौन था? गुजरात था। सॉरी, यस, तो ये था तमिलनाडु के बारे में। ठीक। अच्छा, तमिलनाडु कर्ज के मामले में भी नंबर 1 पे है। तमिलनाडु सब महिलाओं को रोजगार देने के मामले में भी नंबर 1 पे है, नोट कर लीजिएगा। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट, ध्यान सुनिएगा, लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया। किसने? एक्सिस बैंक ने। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नगद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा, जो इसे महामारी को कवर करने वाला अपने प्रकार का पहला बचत खाता बनाता है। यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। यानी एक्सिस बैंक ने जो लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स खोले हैं वो श्रमिक वर्ग के लिए हैं, जिनकी उम्र कितनी हो? 35 वर्ष से कम है, यानी 9 युवक श्रमिकों के लिए। तो भैया ये सुविधा किसने शुरू की? एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक के बारे में ज़रा देख लीजिए। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी, और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक। अगला है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रतिस्पर्धात्मक कमीशन ऑफ इंडिया, CCI प्रतिस्पर्धा आयोग, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ने लाइट स्टोन ग्लोब फंड, दैट इज LTGT की ओर से लाइट स्टोन फंड SA द्वारा कुछ इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत लाइट स्टोन फंड SA 91, स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 91 स्ट्रीट्स, यस, एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आहान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और लोक प्रकाश विद्या प्राइवेट लिमिटेड में लाइट स्टोन ग्लोब फंड कुछ इक्विटी साझेदारी का अधिग्रहण करेगा। कुछ नहीं तैयार करना, एक लाइन में शुरू करना है। लाइट स्टोन ग्लोबल फंड किसने जारी किए? तो भैया ये जारी किए हैं एक्सिस बैंक ने। सॉरी, किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक आयोग के द्वारा। अब सवाल कैसे बनेगा जरा वो देख लीजिए कि अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत लाइट स्टोन ग्लोब फंड ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक आयोग के द्वारा किया गया। ठीक। अगला देखिए, प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा बासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोना, नोट करेंगे, क्रिकेट ड्रोना का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद बासु द्वारा लिखी गई है और इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया गया है। आपको केवल ये याद रखना कि इसको किसने लिखा है? तो आनंद बासु और जतिन परांजपे दोनों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, ये था बिंदु। अब आज आपके लिए इंटरेस्टिंग बिंदु जो लेकर आया वो जरा ध्यान सुनेगा। अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियाँ मर गई तो क्या होगा? अभी हाल ही मधुमक्खियों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया, जरा देखिए क्या है। दुनिया में मधुमक्खियों की लगभग 20,000 प्रजातियां हैं और वे संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कीट परागणकर्ता हैं। हजारों मधुमक्खी प्रजातियों में अद्वितीय उड़ान पैटर्न और फूलों की प्राथमिकताएं होती हैं और कई इस तरह से फूलों के साथ जुड़ गए हैं कि उनके शरीर के आकार और व्यवहार लगभग उन फूलों के पूरक हैं जो वे परागण करते हैं। आपको अच्छे से पता है, पक्षी परागण, कीट परागण, जिससे नए पौधों का, नए बीजों का निर्माण होता है, उसमें मधुमक्खियाँ बहुत सहायक होती हैं। अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में अन्य कीड़ों की तरह सभी प्रकार की मधुमक्खियाँ भी कम हो रही हैं। वैज्ञानिकों के माने तो मधुमक्खी को कॉलोनी पतन विकार से बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें पित्ती अचानक अपने वयस्क सदस्यों को खो देती है। भौरा और अन्य एकांत मधुमक्खियों की आबादी में कई जगहों पर गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण कीटनाशक, शाकनाशी उपयोग, निवास स्थान का नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग है।
ध्यान से सुन लीजिएगा। मधुमक्खियों की कई प्रजातियां लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध हो चुकी हैं। अगर दुनिया की सभी मधुमक्खियां मर गईं तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर लहरें होंगी। आर्किड जैसे पौधों को विशेष मधुमक्खियों द्वारा विशेष रूप से परागित किया जाता है और वे मानव हस्तक्षेप के बिना मर जाते हैं। यह उनके आवासों की संरचना को बदल देता है और उन खाद्य पदार्थों को प्रभावित करता है जिनका वे हिस्सा होते हैं, और संभवतः अतिरिक्त विलुप्त होने या आश्रित जीवों की गिरावट को गति प्रदान करते हैं। अन्य पौधे विभिन्न प्रकार के परागणों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत से मधुमक्खियों द्वारा सफलतापूर्वक परागण किया जाता है। मधुमक्खियों के बिना पौधे कम बीज निर्धारित करेंगे और प्रजनन की कम सफलता होगी। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में भी बदलाव होगा। पौधों से परे कई जानवर जैसे कि मधुमक्खी खाने वाले पक्षी मरने की स्थिति में अपने शिकार को खो देंगे और यह प्राकृतिक प्रणालियों और खाद्य जाले को भी प्रभावित करेगा। कृषि के संदर्भ में मधुमक्खियों का नुकसान नाटकीय रूप से मानव खाद्य प्रणालियों को बदल देगा, लेकिन अकाल की संभावना नहीं होगी। मानव कैलोरी का अधिकांश हिस्सा अभी भी अनाज के दानों से आता है, जो पवन प्रदूषित है और इसलिए मधुमक्खी आबादी द्वारा अप्रभावित है। हालांकि कई फल और सब्जियां कीट परागण हैं और मधुमक्खियों के बिना इतने बड़े पैमाने पर ये सस्ते में उगाए नहीं जा सकते। ठीक। उदाहरण के लिए ब्लूबेरी और चेरी परागण के 90% तक मधुमक्खी पर निर्भर है। यद्यपि हाथ परागण अधिकांश फलों और सब्जियों की फसलों के लिए एक संभावना है, यह अविश्वसनीय रूप से श्रम गहन और महंगा है। छोटे परागण रोबोट ड्रोन जापान में विकसित किए गए हैं, लेकिन पूरे बागों या समय संवेदनशील फूलों के खेतों के लिए निषेधात्मक रूप से महंगे हैं। मधुमक्खियों के बिना ताजे उपज की उपलब्धता और विविधता में पर्याप्त गिरावट आएगी और मानव पोषण को नुकसान भी होगा। ठीक। चलिए अब देखते हैं, रोज़ आप चिल्लाते फिरते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस हैं अमेजोन के, तो उनके बारे में आज हम बहुत सारी उत्सुकता के कारण ये चीज़ लेकर आए। देखिए क्या है, जेफ बेजोस बने 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति। जाने इनके बारे में सब कुछ जो हमने अब तक पहुंचाने का प्रयास किया। नंबर 1, जेफ बेजोस 200 अरब की डॉलर संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए। कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया में के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से अब और धनी हो गए। 26 अगस्त 2020 को अमेजन का शेयर में 2% उछाल आया, जिसके बाद जेफ बेजोस की संपत्ति में 4.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इससे 56 वर्षीय बेजोस इस धरती के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ये बिल गेट्स से भी आगे। 26 अगस्त 2020 को अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई। उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से पूरी 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की वर्तमान में संपत्ति 116 अरब डॉलर की है। ठीक। ऑनलाइन खरीदारी में इजाफा ही इसका कारण था। अमेजन को कोरोना वायरस महामारी के कारण उपभोक्ताओं की खरीदारी आदतों में आए बदलाव का फायदा मिला है। ऑनलाइन खरीदारी में इजाफा होने से अमेजन का शेयर इस साल की शुरुआत से अब तक 80% उछल चुका है। 1 जनवरी 2020 को जेफ बेजोस की संपत्ति 115 अरब डॉलर थी और अब यह बढ़कर 204 अरब डॉलर हो गई है। जेफ बेजोस के पास वाशिंगटन पोस्ट, एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का स्वामित्व होने के अतिरिक्त अन्य प्राइवेट निवेश भी हैं। फेसबुक की संपत्ति में कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति भी बढ़कर 109 अरब डॉलर हो गई है। 26 अगस्त 2020 को मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इस साल कितनी बड़ी अमीरों की संपत्ति, ध्यान सुनेंगे। दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में इस साल अब तक 809 अरब डॉलर यानी 14% का इजाफा हुआ है। जबकि कोरोना वायरस महामारी के कारण जीडीपी में भारी गिरावट आई है और लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। एलन मस्क की संपत्ति इस साल 73 अरब डॉलर बढ़ी है, जबकि बेजोस की संपत्ति में 87 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। फेसबुक इंक के मार्क जुकरबर्ग की नेट संपत्ति इसी महीने में 100 अरब डॉलर को पार कर गई। अब देखते हैं जेफ बेजोस के बारे में थोड़ी सी कहानी। जेफ बेजोस Amazon.com के संस्थापक और अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और Amazon.com बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय से वर्ष 1986 में स्नातक होने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने फिटेल नामक कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बनाने का कार्य किया।
जेफ बेजोस टेक बेस्ड कंपनी के अलावा पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। वे विश्व के प्रसिद्ध अखबारों में से एक वाशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं। जेफ ने अपना कैरियर ऑनलाइन किताबें बेचने से शुरू किया था। जेफ को पुराने म्यूजियम खरीदने का भी काफ़ी शौक है। तो ये थी उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। आज के लिए आपके लिए अभ्यास का प्रश्न क्या है? विश्व में तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 बगदाद, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 चीन। आप बताना तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन? ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसे नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा और क्रमागत रूप से इसे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आज 140 पे अपनी क्लास में, जहाँ पे हम कुछ नए बिंदुओं को आज पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। फिलहाल आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।